नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और बड़ी खबर आ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार सख्त बनी हुई है, उसके बाद तमाम लोगों के ऊपर, जिनमें कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं और कई दूसरे बड़े लोग शामिल हैं, अब कार्रवाई होती हुई दिख रही है दोबारा से तेजी के साथ में। इसमें पहला नाम है फारूक अब्दुल्ला, जिसके ऊपर ईडी की अब जांच पूछताछ चल रही है, जिसमें 43 करोड़ रुपए के हेराफेरी का, हवालागिरी का, या फिर आप कह सकते हैं कि लूट का मामला है। दरअसल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी, ऐसा उनके ऊपर ईडी जांच में आरोप लगा है। सीबीआई की जांच में भी ये आरोप था। और फारूक अब्दुल्ला 2002 से लेकर 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और इस दौरान जो पूरा मामला बना था वो 112 करोड़ रुपए के जो फंड दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा, उसमें हेराफेरी का था। हालांकि जो बाकी का हिस्सा है वो दूसरे लोगों के कार्यकाल का है, और फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ये उनके कार्यकाल में जो हेराफेरी हुई उसको लेकर पूछताछ चल रही है। फारूक के अलावा इसमें जो अन्य आरोपी हैं वो तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक का एक कर्मचारी बशीर अहमद इसमें शामिल हैं। दरअसल जितने भी देश के अंदर जो प्रदेशों के प्रदेश क्रिकेट के एसोसिएशन होते हैं, उसके पद को लेकर इसीलिए राजनीतिक दलों में मारामारी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा आता है और उस पैसे को लेकर कुछ धूर्त किस्म के लोग बहुत बड़ी हेराफेरी करते हैं। उसी तरीके की हेराफेरी का आरोप फारूक अब्दुल्ला के ऊपर है। हालांकि फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला ने इसको बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि जिस तरीके से पीपुल्स गुपकर हमारा जो अलायंस बना है, उसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला बनाया जा रहा है, जिससे सरकार और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में अपना आधार खोती हुई दिख रही है। इसलिए वो बदले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जांच बहुत पहले से चल रही है। पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है फारूक अब्दुल्ला से, और उसी कड़ी में अब ये नए सिरे से और ज्यादा पूछताछ कर रही है। तमाम दस्तावेज मांगे गए थे फारूक अब्दुल्ला से, जो उन्होंने नहीं दिए। इस वजह से अब ईडी इस मामले में सख्ती दिखाता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर फारूक अब्दुल्ला को लेकर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, और ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर के तमाम संसाधनों को लूटने का जो काम किया था वो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद जैसे उसके मुख्यमंत्रियों ने मिल बांट कर किया था। एक दूसरे के ऊपर कभी ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाते थे, कभी भी सवाल नहीं उठाते थे, केवल राजनीतिक बातें हुआ करती थी, तुष्टीकरण की बातें हुआ करती थी। लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर ये तीनों के तीनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते थे। तो यहाँ पूरा का पूरा गठबंधन अब फारूक अब्दुल्ला को बचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फारूक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसके बाद नंबर महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद का भी आएगा, जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके जम्मू कश्मीर के। और भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऑफिशियली ये कह चुकी है कि इन तीनों ने मिलकर अब तक जम्मू कश्मीर के संसाधनों को लूटा है, लेकिन अब ये लूट उनको जेल तक पहुंचाने के लिए भी काम आएगी। निश्चित तौर पर इस खबर के बाद में दूसरी जो भ्रष्टाचार को लेकर खबर है वो मायावती को लेकर है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, और दूसरी तरफ पीएमओ में भी एक याचिका की थी कि मेरे खिलाफ चूंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रूफ नहीं हो पा रहा है, इसलिए 8 साल पुराने इस मामले को बंद कर दिया जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सीबीआई ने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को भेज दी और कहा है कि वो किसी भी हालत में मायावती के खिलाफ मामला बंद नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम अभी भी जांच चल रही है। हालांकि मायावती ने हाई कोर्ट से इस मामले को लेकर अपने पक्ष में एक डिग्री ले ली थी, और दूसरी तरफ उसने जो दूसरी जाँच थी उनको प्रभावित करके ये बता दिया था कि उसने कोई फेरी नहीं की है। जबकि पूरा भारत जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि मायावती जो एक मामूली स्कूल शिक्षिका थी, उसने किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली। मुख्यमंत्री रहते हुए उसने अपने परिवार के तमाम जो लोग थे, भाई भतीजा वगैरह, उन सभी को हजारों करोड़ की संपत्तियों का मालिक बनवा दिया था। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इस मामले में लगे थे कि उनका जो छोटा भाई था वो अरबपति खरबपति बन चुका था, मायावती की खुद की संपत्ति बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई थी। तो इसको लेकर बहुत बड़ी बातें चल रही थी, और उस मामले में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो इस मामले को दबा दिया गया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो दोबारा से इस मामले में तेजी लाने की कोशिश की गई।
हालांकि अभी तक 8 साल बीतने के बाद इस मामले में कोई विशेष ऐसा तथ्य सामने सीबीआई ने नहीं किया जिससे मायावती को जेल जाना पड़े। लेकिन मायावती ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से मुलायम सिंह ने लूट की थी और बाद में अखिलेश यादव ने उस लूट को जारी रखा, उसी तरीके से जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने उस समय पर करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया था जो प्रकाश में आया था। तो ये जो मुख्यमंत्री के तौर पर ये लोग लूट करते हैं और लूटने के बाद में अपनी संपत्ति बढ़ा लेते हैं और जब उनके ऊपर केस चलते हैं तो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि सारी संपत्ति मेहनत की कमाई से कमाई है। ऐसा कहते हुए इन्हें थोड़ी भी लाज नहीं आती है, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत की ज़्यादातर जो जनता है वो गणित में कमज़ोर है। लेकिन ये भूल गए कि भारत ने ही पूरी दुनिया को सबसे पहले गणित दिया था। भारत का अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उतना गणित जानता है कि इन लोगों की चोरी को पकड़ सके, इनके भ्रष्टाचार को देख सके। और यही वजह है कि जनता में भी मांग थी कि मायावती ने देखते ही देखते हज़ारों करोड़ रुपये की जो संपत्ति अर्जित की है उसको लेकर उसे जेल जाना चाहिए। और मोदी सरकार ने आने के बाद में बेनामी संपत्ति का भी कानून लेकर आई थी और आय से अधिक संपत्ति का कानून पहले से था ही। निश्चित तौर पर अगर इस मामले में सही तरीके से जांच होती है तो मायावती को जेल जाना पड़ेगा और मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव जैसे लोगों को भी जेल में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि जब एक बार शुरू होगा तो बाकी सभी भ्रष्ट लोगों जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, बेनामी संपत्ति का मामला बनता है, उन लोगों के लिए जेल के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी जो उलझुल बयानों के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है, उसी कड़ी में कमलनाथ ने एक अभद्रता और अश्लीलता वाला बयान दिया। उसने इमरती देवी जो डबरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो 4 बार की विधायक हैं और पहले कांग्रेस से विधायक थी, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उनके खिलाफ प्रचार करते हुए कमलनाथ ने एक अजीब बयान दिया और उन्हें आइटम की संख्या दे दी, जिसके बाद इमरती देवी ने उनके खिलाफ FIR कराने की बात की और इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। कमलनाथ के खिलाफ FIR भी हुई और इसकी सफाई में कमलनाथ ने कहा था कि हम सभी आइटम हैं और आइटम कोई बुरा शब्द नहीं है, संसद में भी इस्तेमाल होता है, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ पर उन्होंने जिस भावना के तहत आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था उसी पर करारा जवाब दिया इमरती देवी ने और ये कहा कि क्या अब वो इसी शब्द को प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कर सकते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो इस मामले को वो ऊपर तक लेके जाएंगी, इसके खिलाफ FIR कराएंगी, पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनके पक्ष में खुलकर आ गए। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर 2 घंटे का मौन व्रत किया। उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी करारा हमला बोला कमलनाथ के ऊपर और उसके बाद तमाम पूरे सोशल मीडिया पर इमरती देवी के पक्ष में लोगों ने अपने जो कमेंट थे वो देना शुरू कर दिया। इमरती देवी ने जिक्र किया कि किस तरीके से केवल कमलनाथ ही नहीं, राहुल गांधी भी इसी तरीके की सोच रखता है। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी प्रचार के लिए आया था तो उसने प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम इस इमरती को जलेबी बना देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अगर मेरे माता पिता ने इमरती रखा है तो इसमें मेरा दोष क्या है, क्या मैं दलित हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, इसलिए राहुल गांधी जैसे लोग मेरे नाम की मजाक उड़ाएंगे और मुझे इमरती से जलेबी बनाने की बात करेंगे। अब कमलनाथ के बयान की वजह से राहुल गांधी के बयान पर भी चर्चा होना शुरू हो गई है। राहुल गांधी और कमलनाथ को फंसता हुआ देखकर दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में कूद पड़े और वो बचाव करते हुए नजर आए। वो दूसरी तरफ इस बात को लेकर हाथरस का सवाल उठाने लगे तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि यहाँ हाथरस का कोई मामला नहीं है, यहाँ इमरती देवी के अपमान की बात है। वो मध्य प्रदेश की विधायक रह चुकी है, उनके बारे में ऐसी बात कही गई है। वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कई साल पहले औरतों के लिए टंच माल शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। तो कांग्रेस की जो सोच है वो किस कदर गिरी हुई है, किस कदर नीचे है, वो शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देता है। सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री को एक बार मौत का सौदागर कह चुकी है, लेकिन सोनिया ये भूल जाती है कि अगर वो जो राजनीति में आने से पहले या राजीव से शादी करने से पहले जो काम किया करती थी उस काम का जिक्र अगर लोग करने लगेंगे तो सोनिया को कितना बुरा लगेगा। और सोनिया जिस तरीके से तमाम ऐसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके प्रधानमंत्री के लिए, अब उसके बाद उनके बारे में लोग जानना शुरू कर दिए हैं। वो जानना चाहते हैं कि एंटोनियो माइनो शादी से पहले क्या करती थी, राहुल गांधी को पुलिस ने क्यों पकड़ा था अमेरिका के अंदर, और इस तरीके की तमाम और चीजें हैं। ऐसा लगता है कि अब इन लोगों ने कीचड़ में डंडा मारने की या पत्थर मारने की जो जरूरत की है उसकी छींट है अब इनके ऊपर आनी है। कमलनाथ मुश्किलों में फंस चुके हैं, उससे पहले दिग्विजय सिंह मुश्किलों में फंसे थे और इस पूरे मामले में मायावती ने भी करारा हमला बोला कांग्रेस पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ
ने जो कुछ कहा है वो महिलाओं का अपमान है, खासकर दलितों और गरीब लोगों का जो अपमान कमलनाथ ने किया है वो उनके दम्भ का प्रतीक है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए, जैसा कि इमरती देवी ने बताया था कि वो जब भी उनसे मिलने जाती थी तब कमलनाथ कभी भी उन्हें चेयर पर बैठने के लिए नहीं कहते थे, वो खड़े होकर बात करते थे जिससे उन्हें भी खड़ा रहना पड़े, और कई बार तो उन्हें डांट कर भी भगा दिया करते थे। ये कमलनाथ का चरित्र है। वैसे कमलनाथ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 84 के दंगों में वो जिस तरीके से आरोपित हैं, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को जलाने के लिए, 2 सिखों की हत्या कराने के लिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को अपने प्रति स्वामी भक्ति यानी कि सोनिया के प्रति जो भक्ति थी, उसके प्रति जो चरण वंदना करते थे कमलनाथ, उसकी वजह से मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए और इसी की खिसियाट में वो अब महिलाओं का, दलितों का और पीड़ितों का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ जो कार्यवाही भी चल रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं भी इसको देख, उसके बाद कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब जनता ये पूछ रही है, क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका वाड्रा इस पूरे मामले में पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगेगी या कमलनाथ को कुछ निर्देश देगी, या फिर जैसा पहले होता रहा है उस तरीके से कमलनाथ को खुली छूट दे दी जाएगी और वो इसी तरीके से, या उनके जो दूसरे नेता हैं इसी तरीके से दूसरे पार्टी की महिला नेताओं का अपमान करते रहेंगे, उन पर भद्दे भद्दे कमेंट करते रहेंगे और बाद में जब पकड़े जाएंगे तो वो इसकी सफाई देते हुए भी नजर आएंगे। निश्चित तौर पर यह राजनीति का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ स्तर है, इससे बचने की जरूरत थी। लेकिन कमलनाथ अपने उस क्रोध को नहीं दबा पाए, उसकी बौखलाहट को नहीं दबा पाए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे कांग्रेस के, उनमें सबसे ज़्यादा मुखर रही थी इमरती देवी, और इमरती देवी के ही प्रयासों से तमाम विधायकों ने पाला बदला था, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। और शायद इसी का जो एक खींच है, एक गुस्सा है, एक रंजिश है, उसको निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे थे कमलनाथ। लेकिन अब कमलनाथ को इस पूरे मामले में जिस तरीके से फंसता हुआ देखा जा रहा है, उसके बाद तो उन्हें निश्चित तौर पर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को भी इस पर सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि इमरती देवी ने अब राहुल गांधी पर भी सवाल उठा दिया है। दूसरी तरफ उनके पक्ष में मायावती भी खुलकर आ गई हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं और दूसरी पार्टियां भी इस बात पर कमलनाथ का कोई बचाव नहीं कर पाएंगी। ये कमलनाथ को भी अच्छी तरीके से पता है। जय हिंद, जय भारत।